हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूनेटल जॉन्डिस। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आता है टाइप ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। एक आपका फिजियोलॉजिकल होता है, एक आपका पैथोलॉजिकल होता है। दोनों को हम देखेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या क्या जो डिफरेंस है दोनों जॉन्डिस के फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल के बीच में, वो देखेंगे। उसके बाद आता है कोज ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। ठीक है, रीज़न क्या होता है आपका न्यूट्रल जॉन्डिस होने का। चौथा आता है आपका इन्वेस्टिगेशन। हमने इसका कोज देख लिया, टाइप देख लिया, तो इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे हम वन बाय वन। लास्ट में आएगा इसका मैनेजमेंट 2 टाइप की थेरेपी होती है, वो देखेंगे। और लास्ट में यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट नहीं होता है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, लास्ट में कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपका जो ज़्यादातर जो न्यूट्रल जॉन्डिस होता है वो आपको प्री टर्म बच्चों के अंदर मिलता है। 80% जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनके अंदर आपको न्यूट्रल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री टर्म के अंदर ही मिलता है, टर्म जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी आपका अप टू 60% टर्म बच्चे के अंदर आप न्यूट्रल जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। इसके बाद सेकेंड आता है जो आपका विजिबल इक्टेरस होता है, कि आपका नॉर्मली अपन जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर जो इक्टेरस देखते हैं वो आपका अपर जो कंजक्टिवा होती हैं, बलूर कंजक्टिवा, वहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे ही विजिबल इक्टेरस कहाँ कब देखने को मिलता है न्यूट्रल जॉन्डिस के अंदर, जब आपका सीरम जो बिलिरुबिन है ना, वो आपको 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा या उससे इक्वल हो जाए तो आपका विजुअल इक्टेरस देखने को मिलता है। ये नीट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। थर्ड जो चीज़ आती है, जो इसका रीज़न भी होता है न्यूट्रल जॉन्डिस का, कि जो नॉर्मल जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है एडल्ट के अंदर 120 डेज होती है, लेकिन न्यूनेट्स के अंदर जो टर्म जो न्यूनेट होते हैं उनके अंदर 60 to 90 डेज होता है, और प्री टर्म होता है उसके अंदर 30 to 50 डेज होता है। ठीक है, तो मतलब इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है एडल्ट के कंपेयर में। तो ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा तो जो आरबीसी के ब्रेक डाउन से ही तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। तो जो अमाउंट है सीरम बिलिरुबिन का, वो आपका जो बच्चे की बॉडी के अंदर बढ़ता है, उसकी वजह से आपका ज़्यादा चांस रहते हैं बच्चों के अंदर न्यूनेटल जॉन्डिस का। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं। एक आपका फिजियोलॉजिकल नाम से पता चल रहा है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर आता है। फिजियोलॉजिकल ये ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो फिजियोलॉजिकल के बारे में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। तो फिजियोलॉजिकल का पैटर्न आपको पता है, कंपेयर करना है पैथोलॉजिकल से। तो फिजियोलॉजिकल की पहली बात करते हैं हम। तो ये आपका अपीयर होता है 24 to 72 आवर ऑफ लाइफ है, उसके 24 आवर के बाद और विद इन 72 आवर। ठीक है, हमेशा याद रखना है जो फिजियोलॉजिकल है वो आपका 20 आवर के बाद होगा, 72 आवर से पहले होगा। लेकिन जो पैथोलॉजिकल है उसका जो मेन पॉइंट है कि जो आपका फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ है ना, उसके अंदर ही आपका पैथोलॉजिकल न्यूट्रल जॉन्डिस देखने को मिलता है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल है वो आपका आफ्टर 24 आवर ऑफ लाइफ है उसके बाद देखने को मिलता है। सेकंड जो पॉइंट आपको याद रखना है, जो फिजियोलॉजिकल है वो हमेशा अनकॉन्जुगेटेड वैरायटी का होता है। अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, 2 टाइप का बिलिरुबिन होती है। कॉन्जुगेशन सबसे पहले अनकॉन्जुगेटेड होता है, वो आपका जाके लीवर के अंदर जाता है, वहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है नॉर्मली, तो वो आपका कॉन्जुगेटेड वैरायटी बनता है। तो 2 टाइप का हुआ, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड। तो ये नॉर्म ज़्यादातर हमेशा आपका अनकॉन्जुगेटेड वैरायटी का रहेगा। तीसरा आता है, ये आप क्लिनिकली इम्प्रूव हो जाता है 7 to 10 डेज। इन टर्म के जो टर्म बच्चे होते हैं उनके अंदर 10 दिन, 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन तक ठीक हो जाता है। लेकिन जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उसके अंदर भी ठीक हो जाता है। कितना टाइम लेता है, 10 दिन से लेकर 14 डेज। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके लिए कभी भी थेरेपी जरूरत नहीं होती है, और कभी भी कोई भी इसकी सीएनएस इंजरी का चांस नहीं होता है। सनलाइट का कोई रोल नहीं होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को ठीक करने में, लेकिन हम सनलाइट दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसके बाद जो आता है कोज ऑफ फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस। कोज क्या होगा, एक तो होता है जो आपका प्रोडक्शन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है कि आपका आरबीसी का लाइफ स्पैन कम है तो कैटाबॉलिज्म ज़्यादा है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कम है, और आरबीसी का लाइफ स्पैन कम होने से आरबीसी का कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, और उससे आपका बिलिरुबिन है अनकॉन्जुगेटेड, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये एक नॉर्मल कोज होगा।
किसका, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का। और ऐसे ही आपका सेकंड कोज होता है हिपैटिक कॉन्जुगेशन, जो अर्ली लाइफ होता है ना उसके अंदर कम होता है, ठीक है। तो एक ये रीज़न है आपका फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस का। सेकंड आता है दोस्तों पैथोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस। इसमें से आपका कोई भी क्राइटेरिया 7 क्राइटेरिया में से आपका कोई भी क्राइटेरिया यदि फिल होता है तो हम बोल सकते हैं कि आपका पैथोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस है। नंबर 1 आपका पहले बताया था मैंने कि जो 24 आवर है ना उसके अंदर आपको फिजियोलॉजिकल कभी भी नहीं मिलेगा। यदि आपको देखने को जॉन्डिस मिलता है तो आप सस्पेक्ट करोगे पैथोलॉजिकल। सेकंड पॉइंट है रैपिड राइज इन सीरम बिलिरुबिन। कितना राइज को रैपिड बोलेंगे, जब आपका 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बढ़ जाए लास्ट 24 आवर में, और यदि आपको 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर की स्पीड से, इससे ज़्यादा स्पीड से यदि बिलिरुबिन बढ़ता है तो हम बोलेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, पैथोलॉजिकल है। तीसरा पॉइंट आता है कि प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस बियॉन्ड 2 वीक इन टर्म और 3 वीक इन प्रीटर्म, ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इन टर्म के अंदर 2 वीक के अंदर ठीक हो जाता है, प्रीटर्म के अंदर आपको मैंने बताया था ना 7 to 10 डेज था आपका टर्म के अंदर, इसके अंदर था 10 to 14 डेज। ये 2 वीक के अंदर आपका जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो ठीक हो रहा था, टर्म के अंदर हो रहा था 10 दिन के अंदर। यदि आपका 2 वीक ये 14 दिन से तक भी ठीक नहीं हुआ और ये आपको 21 दिन तक भी ठीक नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, पैथोलॉजिकल है। और यदि किसी भी जॉन्डिस के अंदर थेरेपी का रिक्वायर होती है तो हम बोलेंगे कि पैथोलॉजिकल है। और आपका नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल होता है उसके अंदर मैंने बताया था अनकॉन्जुगेटेड होता है, लेकिन यदि कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है तो हम बोलेंगे कि ये पैथोलॉजिकल केस है। आपका इंसेफेलोपैथी प्रेजेंट है तो ये भी पैथोलॉजिकल है। और येलो स्टेनिंग ऑफ पाम एंड सोल है तो भी हम बोलेंगे कि आपका पैथोलॉजिकल केस है ये। इनमें से कोई भी पॉइंट यदि आपका फुलफिल होता है तो हम बोलेंगे ये पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस है। सेकंड आता है दोस्तों कोज। मैंने आपको पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, फिर आपको टाइप ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस बताया, अब बताता हूँ मैं कोज आपको। कोज कौन से होते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है हिमोलिसिस। हिमोलिसिस तो आपको बताया था मैंने, आरबीज का लाइफ स्पैन कम होता है जिससे आपका ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। और भी कोज हो सकते हैं जैसे RH इनकम्पेटिबिलिटी आपका सिंगल मोस्ट कॉमन कोज है हिमोलिसिस का। ABO इनकम्पेटिबिलिटी भी आपका रीज़न हो सकता है। माइनर ब्लड ग्रुप, J6PD डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस, ये आपके कोई भी रीज़न हो सकता है हिमोलिसिस का। तो इन केस में आपका ये कोज जो बता रहा हूँ दोस्तों ये आपके पैथोलॉजिकल है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का आपको मैंने बताया था, सबसे पहले 2 कोज बताए थे ना कि हिपैटिक कॉन्जुगेशन कम होता है फिजियोलॉजिकली, और सेकंड आपका प्रोडक्शन RBC का कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो बिलिरुबिन का अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ता है, वो फिजियोलॉजिकल था। ये पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल में सबसे मोस्ट कॉमन हिमोलिसिस के ये आपके पैथोलॉजिकल कोज है। सेप्सिस हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, कंसिल्ड हेमोरेजिक एग्जाम्पल सेफेलोहेमेटोमा आपका रीजन हो सकता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। इसके अलावा इनहेरिटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपोबिलिरुबिनियम या भी आपके रीजन हो सकते हैं, जैसे जो आपका ग्रिगलर नेजर सिंड्रोम 1 और 2 है और गिलबर्ट सिंड्रोम है, उसकी वजह से भी आपको पैथोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है। इसके बाद आपका होता है नियोनेटल कोलेस्टेसिस। क्या कौन से रीजन हो सकते हैं इसके भी, एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एट्रेसिया, नियोनेटल हेपेटाइटिस, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, गैलेक्टोसीमिया एंड टायरोसिनीमिया, ये आपके नियोनेटल कोलेस्टेसिस के एग्जाम्पल हैं, जिसका जो आपके फर्दर क्या कर सकते हैं, आपका न्यूनेटल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस आपका रीजन है पैथोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस के। इसके बाद आता है क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो होता है मॉडिफाइड क्रैमर्स रूल। इसके अंदर आपका माइल्ड जॉन्डिस और जो डीप जॉन्डिस है उसके अंदर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्लिनिकल असेसमेंट होता है। क्लिनिकल असेसमेंट के बाद आता है आपका दोस्तों इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, देखिए 3 चीज़ देखी है अभी तक हमने। 3 चीज़ देखी हमने। एक तो आपका देखी हमने फर्स्ट लाइन में आपका देखा 3 चीज़ कौन सी देखी, एक तो आपका टाइप ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस, सेकंड हमने देखा आपका फिजियोलॉजिकल,
और पैथोलॉजिकल की कोज। तीसरा आता है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपका सबसे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होता है दोस्तों टोटल सीरम बिलिरुबिन। ठीक है, टोटल सीरम बिलिरुबिन आपका सबसे पहले फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होता है कि आपका चेक करते हैं कि सीरम का बिलिरुबिन कितना है। सेकंड लाइन मैनेजमेंट, सेकंड लाइन क्या होता है कि हम चेक करते हैं कोज के ऊपर कि ABO-RH ग्रुपिंग चेक करेंगे, डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं, कंप्लीट हीमोग्राम देखेंगे, LFT देखते हैं, J6 PD लेवल देखते हैं कि ये तो रीज़न ही है आपका इसके पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो न्यू स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन है वो आपका ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। आपका न्यू टेक्निक आई है जिससे हम TCB ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर लगा के देख सकते हैं कि इसके अंदर बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की कि यदि मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसकी आपकी मैनेजमेंट क्या क्या है। नंबर 1 आपकी मैनेजमेंट है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी देखिए क्या प्रिंसिपल पहले हम बात करते हैं फोटोथेरेपी का। एक फोटोथेरेपी होता है, सेकंड होता है आपका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। तो जो फोटोथेरेपी होता है इसमें प्रिंसिपल होता है कि जो आपको ब्लू ग्रीन लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ अपन 460 490 होती है, कई बार MCQ आता है, जब स्किन पे पड़ता है तो जो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन है वो आपके पोलर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो आपका एक्सक्रीटेड हो जाता है बॉडी से। इस तरह से हम इससे आपका जो न्यूट्रल जो सीरम बिलिरुबिन का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, और जो एफिकेसी होती है वो आपका कलर के जो कलर होता है चाइल्ड का उस पर डिपेंड नहीं करती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोटोथेरेपी का पहला जो चीज़ होती है जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसमें हम देते हैं वो होता है फोटोथेरेपी। सेकंड, यदि इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता या ये इंडिकेशन नहीं है तो वो होती है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न देखिए इसमें क्या होता है कि जो बेबी का ब्लड है उसको एक्सचेंज करते हैं। ये क्या होता है कि जो क्या करता है इस टेक्निक की हेल्प से जो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन रिच प्लाज्मा है ना वो आपका रिमूव हो जाता है एक्यूटली, और लॉन्ग टर्म में आपका जो ऑनगोइंग हेमोलिसिस है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। ये दो आपके मेन प्रिंसिपल होते हैं जिसकी हेल्प से अपन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो इसमें टेक्निक क्या होता है, पुश और पुल टेक्निक बोलते हैं। इसका एडवांटेज होता है कि जो आपका स्टेज 1 बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी होती है यदि इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपका इसके CNS के अंदर इफेक्ट आते हैं तो इस स्टेज 1 को रिवर्सिबल कर देता है ये वाला। साइड इफेक्ट इसके अंदर कई होते हैं, नोसोकोमियल सेप्सिस, रिस्क ऑफ ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, शॉक एंड पल्मोनरी एडिमा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, ये आपके इसके साइड इफेक्ट है। ठीक है, ये दो टेक्निक अपन यूज़ करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न और आपका फोटोथेरेपी। लेकिन हम बात ये पता होनी चाहिए कि कौन से बेबी के अंदर हम फोटोथेरेपी करेंगे, किसके अंदर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे। यदि बेबी आपका लेस देन 35 वीक है और लो बर्थ वेट है तो आपका डिपेंड अपॉन गैस्ट्रेशनलेज, बर्थ वेट एंड सीरम बिलिरुबिन। ठीक है, इन तीन चीज़ों को हम देखते हैं। तो बेबी यदि आपका 35 वीक से ज़्यादा है तो फिर आप क्या डिपेंड करेगा, एज और सीरम बिलिरुबिन। तो आपका डिफरेंट जो क्राइटेरिया है उनके अकॉर्डिंग अपन दोनों को डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बच्चे की कंडीशन यदि नॉर्मल है तो हम पहले फोटोथेरेपी करते हैं, यदि उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हम जाते हैं आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की तरफ। ठीक है, ये आपका वो मैनेजमेंट। लेकिन यदि हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है वो हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा पार्ट है इस वीडियो का, वो है आपका कॉम्प्लिकेशन होता है बिलिरुबिन मैन होता है, इसको बोलते हैं बाइंड होता है बिलिरुबिन इंड्यूस न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। ये दो टाइप की होती है, एक होता है आपका एक्यूट, एक होती है लॉन्ग टर्म। इसके अंदर एक्यूट होता है एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी। तो 3 स्टेज में हम इसको एक्यूट जो आपका कॉम्प्लिकेशन है ये 3 स्टेज में हो सकती हैं। स्टेज 1 होती है आपका हाइपोटोनिया, लेथर्जी और बल्जिंग ऑफ फ्रंटल में मिलती है, ये आपके रिवर्सिबल होती है। ठीक है, इनसे एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी के अंदर। सेकंड स्टेज होती है वो होती है आपके सीजर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर हाइपोटोनिया प्रेजेंट होगा। ये आपका रेट्रोकोलिस और ऑप्थिलोस्टोमस पोस्चरिंग इसके अंदर देखने को अपने मिलती है। ठीक है, तीसरा आता है आपका
जो स्टेज 3 है एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी का, इसके अंदर आपका पोस्चरिंग कौन सी मिलेगी, डिकोर्टिकेट, डिसेरिब्रेट, और इसके अंदर डेथ भी आपका हो सकती है। तो डिफरेंट स्टेज होती हैं, 1 रिवर्सिबल होती है दोनों, बाकी 2 रिवर्सिबल नहीं होती हैं। ये आपका एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी। लॉन्ग टर्म और बाद में क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो होती है कर्निक टेरेस। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इसमें बेसल गैंग्लिया। फीचर क्या होगा इसके अंदर, एक्स्ट्रा पैरामिडल टाइप 1, सेरेब्रल पॉल्सी, कैरिनम पॉल्सी, आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड डेंटल डिस्प्लेसिया। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, स्क्यूली है यदि आपका ये ट्रीटमेंट नहीं होता है आपका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस उसका। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मेन आपको चीज़ें याद रखनी है, टाइप, कोज, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है। तो वीडियो से कुछ हेल्प हुई तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।